तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान यहाँ पर यीन यान लाइटनिंग रून को सेलेक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर मूनी, इनको जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका था। इधर युवान जैसे इस टेक्निक को सेलेक्ट करता है, इससे भी क्या पता था कि ये जो टेक्निक है लिटिल सेंट जेनेसिस आर्ट लेवल का, ये इसके मास्टर ने ही बनाया है। अब युवान इस लाइटनिंग बॉल को टच करता है और जैसे ये टच करता है इसके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जाता है और मानो एक अलग दुनिया को ये देख पा रहा था। और इसके सामने में एक फिगर दिखाई देते जो कि थोड़े ओल्ड तो थे और युवान इन्हें पहचान जाता है क्योंकि एकदम ये इसके मास्टर कांग युवान के जैसे ही दिख रहे थे। और इसे समझ में आ जाता है कि ये जो टेक्निक है यिन यांग लाइटनिंग रून, ये इसके मास्टर ने ही बनाया है। और यहाँ पर जो कांग युवान इसे दिखते हैं वो इस टेक्निक को कैसे मास्टर करना है, यानी कि कैसे यूज़ करना है, ऐसे दिखाते हैं। और जो लाइटनिंग पावर था इसे ये सप्रेस करके एक पावरफुल लाइटनिंग में बदल देते हैं। और बीच में कुछ लाइटनिंग मार्क्स के साथ साथ रून्स भी दिखते हैं। युवान इस टेक्निक को समझने लगा था तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, पर लेवल इसका अलग ही लेवल पे था। और इस यांग लाइटनिंग के बीच में यिन पावर भी था, इसीलिए इसका नाम था यिन यान लाइटनिंग रून। अब ये जो टेक्निक का पावर था एक तरह से युवान के माइंड में एंटर कर जाता है और युवान को इसके थ्रू एक अपने बॉडी में लॉ डोमेन सोर्स का एक मार्क बनाना था, तब इस टेक्निक को ये यूज़ कर सकता है। इसलिए युवान यहाँ पर आंखें बंद कर लेता है और इस टेक्निक को समझने लगा था। ग्रैंड एल्डर मूनी ये बाहर से देख रही थी और कहती नॉट बैड। अब ये इस टेक्निक को बहुत जल्दी ही समझने लगा है और ये चीजिंग की तरफ स्माइल देखकर कहती है कि तुम्हें मालूम है ये टेक्निक मैंने बहुत सारे लोगों को दिया पर कोई मास्टर नहीं कर पाया, तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों? चीजिंग जवाब देती है शायद ये गलती से सही रास्ते पे कूद गया होगा, यानी युवान क्यों सीख पा रहा है। मूनी कहती है कि कोई गलती नहीं है, सब उस बुढ़े की गलती है, यानी जिसे ये पसंद करती थी उसे काफ़ी गालियाँ भी मारती थी क्योंकि उसने इसमें प्रीमियल के उस ग्राइंडस्टोन के पावर को मिक्स किया है। और जो उस पावर को नहीं जानता है वो इस टेक्निक को मास्टर कर ही नहीं सकता। इधर समय बीतता है और युवान को यहाँ पर 10 दिन निकल जाते हैं और इन 10 दिनों में इसने वो अपने डिवाइन ड्वेलिंग के अंदर यिन यांग लाइटनिंग रून का जेनेसिस मार्क बना लिया था। लेकिन टेक्निक मास्टर करना यह भी शायद इसके लिए और भी समय लेने वाला था। और अब ये बाहर आकर के इस टेक्निक को मतलब जहाँ भी रहे धीरे धीरे मास्टर कर सकता है। और ये जो टेक्निक था इसको तो जेनेसिस की तो लगने ही वाला था और स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगने वाला था क्योंकि टेक्निक थोड़ी खास थी। यानी कि इसमें जो जेनेसिस की था वो यांग पावर था और जो स्पिरिट था वो यिन पावर के रूप में मौजूद रहेगा। अब युवान फाइनली बाहर आता है और सामने में से लेडी चीजिंग और ग्रैंड एल्डर मूनी भी दिखाई देती है। मूनी से कॉन्ग्रेचुलेट करती है और युवान भी इन्हें थैंक्स बोलता है कि आपके गाइडेंस के लिए। मूनी कहती है कि मुझे क्यों थैंक्स, तुम्हें तो अपने मास्टर को थैंक्स बोलना चाहिए। युवान को समझ में नहीं आता है, मेरे मास्टर तो टियान वन रीजन के हैं ही नहीं। मूनी स्माइल करती है, फिर कहाँ के हैं और कहाँ पर है? युवान को समझ में नहीं आता। ये एक फोर्स स्माइल देता है कि आप मेरे मास्टर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, उन्हें तो कोई नहीं जानता है। मुनि लुक देती है कि अगर तुम्हारे जैसे का मास्टर नहीं है, मतलब फेमस नहीं है, तो फिर कौन फेमस होगा हुआन वन हेवन में? युवान अब चीजिंग की तरफ देखता है और चीजिंग इशारों इशारों में कहती है कि एल्डर मुनि को पता लग चुका है। युवान समझ चुका था कि ये जो यिन यांग पावर वाला टेक्निक था यह ग्रैंड एल्डर मुनि ने जानबूझ के वहाँ पे रखा था। पहले इनको शक था, अब वो यकीन में बदल चुका था। और मुनी जुरान कहती है कि कहाँ पर है वो ओल्ड बास्टर्ड? युवान बदले में कहता है कि मास्टर ठीक है पर किसी कारणवश वो यहाँ पर लौट नहीं सकते। मुनी समझती थी शायद पीछे में कोई पावरफुल एंटिटी है जिसको इवन सुप्रीम सॉवरिन कांग युवान भी टाल नहीं सकते। और युवान के कहने पर ये मान भी जाती है कि ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलेगा और तुम भी मुझे आंट नहीं कह सकते हो। और इस दौरान ये युवान से बातें कर रही थी और कहती हैं कि मुझे जितना समझ में आ रहा है तुम कोई लाइफ एनर्जी सोर्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो, यानी उसे यूज़ करते हो। और एक ये ग्रीन स्टोन टैबलेट युवान को देती है। युवान समझ जाता है कि ये इसके टाई जो ग्रीन वुड मार्क है उसके बारे में बोल रही थी। और ये इन्होंने जो पेंडेंट दिया था इससे युवान को जो वुड एनर्जी या लाइफ एनर्जी चाहिए रहती है ये आराम से लंबे समय तक पूरा कर पाएगा। और युवान इस दौरान इनकी तारीफ भी करने लगता है कि मेरे मास्टर के इतने क्लोज कंपेनियन होना मास्टर के लिए ही सौभाग्य की बात है। आंटनी भी स्माइल करती है। उधर चीजिंग कहती है यार ये लड़का ये मक्खन भी अच्छा लगाता है। इस दौरान चीजिंग एक ऑरा फील करती है और मुनी भी इनसे पूछती क्या हुआ। तो ये जो मैटर था ये ट्राई माउंटेन अलायंस का था जो कि इस दौरान टियानिवन रीजन पर अटैक करने को देख रहे थे। और इस दौरान ये युवान से कहते हैं कि तुम इस टेक्निक को मास्टर करो
तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि जो 9 रीजन्स का टूर्नामेंट है वो काफ़ी करीब है। इधर समय बीतता है और 15 दिन निकल चुके थे और धीरे धीरे हर एक पवेलियन अब शांत होने लगा था। यानी कि फायर पवेलियन में जो पहले विद्रोह था वो भी अब पहले से कम हो चुका था। और जो भी थोड़े बहुत मैटर होते थे, इवन सेक्ट मास्टर जुआन कुन भी अब बीच में बोल नहीं पाते थे, क्योंकि लेडी चीजिंग, ग्रैंड एल्डर मूनी वगैरह ये भी अब काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। और समय के साथ एक दिन हान युवान भी प्रिंस इवान से मिलने आता है, क्योंकि फायर पवेलियन ये तो एकदम शांत हो चुका था। यह जानता था कि अगर ये ज़्यादा उछला तो इनके माउंटेन पवेलियन का हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगा। और ये शांति से युवान की हर बात मान लेता है। तो युवान का जो दबदबा था पूरी तरह से बन चुका था और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये कीशुई पे छोड़ के फिर से एक बार कल्टीवेशन में चला जाता है। और इसका मेन फोकस था जो चारों स्पिरिट्स ओरिजिन टावर्स थे, और सबसे पहले ये माउंटेन टावर में जाता है, क्योंकि 2 स्पिरिट रून्स ये बना चुका था, विंड और फायर। अब बारी थी माउंटेन स्पिरिट रून की। समय बीतता है और 1 महीने और निकल चुके थे और युवान इस 1 महीनों में माउंटेन स्पिरिट रून में ही पूरा समय बिताता है। इसे यह पूरा कर चुका था, पर बाहर में यह इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं करवाता। इवन कीशुई या बिंगलिंग किसी को पता नहीं था। और इसके बाद ये फॉरेस्ट स्पिरिट रून टावर की तरफ बढ़ जाता है। समय और निकलता है और 15 दिन निकल जाते हैं। और इस दौरान टियान इवन रीजन में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था, और इसके 2 कारण थे। पहला तो ये था कि जो 9 रीजन्स टूर्नामेंट था उसका डेट फिक्स हो चुका था, और क्योंकि इसमें हुआन हेवन के 9 डोमेन्स यानी 9 रीजन्स भाग लेते हैं तो काफ़ी बड़ा ये एक इवेंट था। दूसरा मेन रीज़न था ट्राई माउंटेन अलायंस वाले, और इस समय ये टियानवन रीजन को चैलेंज कर चुके थे। और ये बैटल ज़्यादा ऊपर लेवल का नहीं था, यानी ये नीचे लेवल का ही एक बैटल था। यानी लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स ऐसे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे। ट्राई माउंटेन्स अलायंस की बात चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये जो 9 रीजन टूर्नामेंट था, इसमें जो भी नंबर 1 पे आएगा उस रीजन को एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन मिलेगा, जो कि युवान को चाहिए भी। ये और साथ में दूसरा जो अगर एक चीज़ उसको फ्यूचर में शायद चाहिए होगा, उसकी मदद से ही ये याव याव को जिंदा कर सकता था। अब इस समय क्योंकि ये जो बैटल था 9 रीजन डोमेन्स का, इसमें डिवाइन ड्वेलिंग वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत सारे डिवाइन ड्वेलिंग एक्सपर्ट्स का नाम यहाँ पे चलने लगता है। नंबर 1 पे एज यूजुअल जाओ मूशेन तो था ही, और लोग यही गैस कर रहे थे कि शायद इस बार के टूर्नामेंट में जाओ मूसेन की टीम ही जीते। पिछली बार जो ये टूर्नामेंट हुआ था तो इसमें टियानवान रीजन 9वें नंबर पे यानी कि सबसे नीचे आया था, और इस बार जो जाओ युवान है इसकी रैंकिंग अभी भी 14वें नंबर पे थी। तो टियानवान रीजन को ज़्यादा लोग उतना महत्व देते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्राई माउंटेन अलायंस वाले लगातार इन्हें परेशान कर रहे थे कि भाई टियानवान रीजन तो कमज़ोर है, और ये लोग किसी रीजन में आते नहीं थे। ट्राई माउंटेन अलायंस वाले थे तो वे बेसिकली टियानवान रीजन के ही, पर अब ये विरोध करते थे, तो इन्हें चाहिए था वो पोजीशन इस बैटल में जाने के लिए। पर रूल के हिसाब से 9 रीजन के ही 9 मतलब टीम जा सकती है। और क्योंकि जैसे जैसे टियानवान रीजन कमज़ोर हो रहा था तो ये ट्राई माउंटेन अलायंस वाले लंबे समय से इन्हें सप्रेस करने को अब देखते थे। और एक रूल ऐसा भी था कि अगर कोई बंदा जो कि इन 9 डोमेन से न हो, यानी 9 रीजन से न हो, और अगर वो इन 9 रीजन्स में से वहाँ का जो सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉरियर है यानी कि लीडर डिवाइन ड्वेलिंग का, उसे हरा दिया, तो ये भी इस टूर्नामेंट में भाग ले सकता है। और इस समय इनके यहाँ से एक चैलेंज लेटर चेन जुआनडोंग करके एक बंदा था, जिसकी रैंकिंग 9वें नंबर पे थी डिवाइन ड्वेलिंग की। ये प्रिंस युवान को टियानवान रीजन के चैलेंज कर देता है। यानी अगर युवान हार गया तो ये जो टीम लीड करने की बात है इन 9 डोमेन्स में, टियानवान रीजन से चेन जुआनडोंग जाएगा। अब ये जो चीज़ था चैलेंज लेटर टियानवान रीजन में अफरा तफरी मचा के रख देता है। बड़ी बात ये थी कि हालांकि ये ट्राई माउंटेन अलायंस वाले ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इनके जो 3 वॉरियर्स थे वो लॉ डोमेन लेवल पे थे। वहीं अपने टियानवान रीजन में 5 लोग थे जो कि लॉ डोमेन रेंज पे थे, तो बड़े स्केल का तो वॉर ये लड़ने वाले नहीं थे। तो इन्होंने शुरुआत की थी छोटे लेवल से, और क्योंकि सुप्रीम सॉवरेन कांगीवान थे नहीं, इसलिए अलायंस वाले ज़्यादा उछलते थे। अब लोग यही सोच रहे थे क्या इसके चैलेंज लेटर को चीफ पवेलियन मास्टर जाव युवान एक्सेप्ट करेंगे, पर युवान को इसके पहले ग्रैंड एल्डर्स वगैरह से डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। और अगर युवान ने इस चैलेंज लेटर को ठुकरा दिया तो उसमें भी टियानवान रीजन की ही बदनामी है। अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में 5 एल्डर्स को दिखाया जाता है, और इस समय सेक्ट मास्टर जुआन कुन लेडी चीजिंग की तरफ देख रहे थे कि क्या करना है इस मैटर का। चीजिंग भी कहते हैं वो चैलेंज कर रहे हैं तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, पर जुआन कुन कहता है कि लेकिन वो चेन जुआनडोंग वो काफ़ी स्ट्रांग है, रैंकिंग भी उसकी 9वें नंबर पे है। चीजिंग फिर भी कहती है लेकिन हमें फाइट तो करना ही पड़ेगा। इस दौरान बाइये वगैरह यानी जो ग्रैंड एल्डर्स बाकी लोग थे
ये कहते अगर हम सुप्रीम सॉवरेन कांग युआन के बारे में कुछ बता दें कि वो अभी भी जिंदा है ऐसा कुछ, तो शायद कुछ हो सकता है। ये लोग अपने आप फिर फाइट करने नहीं आएंगे। अब चीजिंग, उनको खुद लोकेशन नहीं पता था तो वो फिलहाल कुछ बोलती नहीं है, पर बीच में आंटनी इन लोगों को शांत करवाती है। इस दौरान फिर से भाई ये बोलती है कि जाओ युआन का सिचुएशन क्या है। चीजिंग बताती है फिलहाल वो कल्टीवेशन में है, और भाई ये फिर से कहती है कि मैटर तो युआन का है तो उसे हम डिसाइड करने देते हैं। चीजिंग भी मान जाती है। इधर युवान को पहले ये इन्फॉर्मेशन जा चुका था, एल्डर यी यान ने यह बता दिया था, और युवान ने यह चैलेंज लेटर एक्सेप्ट कर लिया था। चीजिंग इस दौरान दिमाग लगाती है कि अगर हम इस बैटल को जीत गए, क्योंकि बैटल तो ऐसे लड़ना नहीं है, कुछ तो उसमें फ़ायदा होना चाहिए, कि ट्राई माउंटेन अलायंस वालों को ये नोटिस भेज दो कि चैलेंज लेटर तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर हमारे भी कुछ शर्त है। और इसका जो डेट था वो 1 महीने बाद का था, और बेट ये था कि 100 डिवाइन ड्वेलिंग लेवल के फ्रूट्स चाहिए होंगे मिनिमम चैलेंज करने के लिए, और हारने पे 300 देने पड़ेंगे। इन फ्रूट्स की खासियत क्या थी, अगर इसे कोई खाए तो डिवाइन ड्वेलिंग को अनलॉक कर सकता है, और 300 मतलब कई सालों की मेहनत होती है। इससे उनका जो नेचर है बार बार चैलेंज करने का, वो भी अब थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा। अब इधर जो ट्राई माउंटेन अलायंस वाले थे, इन्हें पता तो चल जाता है ये जो न्यूज़ था, और ये मान भी जाते हैं, क्योंकि चेन जुआनडोंग में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि जुआनडोंग वो लूज है उसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, रैंकिंग भी उसकी टॉप 10 में थी, और बैटल 1 महीने बाद था, तो ज़्यादा क्या ही फर्क पड़ेगा। अब इधर जो चारों पवेलियंस थे, इसमें भी काफ़ी बातें चल रही थी, खास करके हेवनली स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल्स अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये युवान को थोड़ा बहुत तो नापसंद करते ही थे, पर फिर भी बाहर से ये लोग सपोर्ट कर रहे थे कि कोई बाहरी आकर के हमारे चीफ पोलियन मास्टर को, यानी कि हमारे टियानवान रीजन को सप्रेस करे, वो सही भी नहीं है। इधर बिंगली किशवी वगैरह भी थोड़ा टेंशन में थी। इन्हें भी पता था ये बैटल ज़्यादा डेंजरस है लूज आयो वाले बैटल से। इधर फायर पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूज आयो, जुओया, जूलियन और बाकी लोग बैठे हुए थे, और जोया बोल रही थी कि जाओयुआन बहुत एरोगेंट है, क्यों उसे ये बैटल लड़ना है, अगर हार गया तो हमारा नाम ही खराब होगा। और ये लूज आयो से पूछती कि आपको क्या लगता है। लूज आयो थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है वैसे बैटल तो काफ़ी डिफिकल्ट है, और अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो चेन जुआन डोंग इसके जो जेनेसिस की स्टार्स होंगे वो 30 मिलियन तो पहुंच चुके हैं, जैसे कि लूज आयो इसके जो जेनेसिस की स्टार्स थे 23 मिलियन थे, और जब मैंने युवान से फाइट किया था तो उसके जेनेसिस की स्टार्स 21 मिलियन थे। अगर वो अपना 8th डिवाइन ड्वेलिंग अनलॉक कर पाता तो शायद वो फाइट कर सकता था, पर क्योंकि मुझे जितना न्यूज़ मिला वो ओरिजिन टावर्स में स्पिरिट रून्स को रिफाइन कर रहा है, फिर तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर वो चारों रून्स को कंप्लीट भी कर लिया तो भी शायद वो जुआन डोंग से हार ही जाएगा। इधर ये जो न्यूज़ था ये चारों तरफ फैल जाता है, जैसे कि जुआनजी रीजन जहाँ पे ये रैंकिंग मेंटेन की जाती थी, उन्हें भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल चुका था, और जियो कॉन्ग सोच रही थी। इस दौरान वो छोटी बच्ची से फिर से पूछती है कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। जियो कॉन्ग कहती कि अगर रैंकिंग देखा जाए तो जुआन डोंग, पर हम किसी को कम में नहीं आंक सकते, रैंकिंग ठीक ठाक है, पर क्या पता कौन कितना पावर छिपा रहा हो। हाँ, लेकिन रैंकिंग सम सॉर्ट ऑफ एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग तो दे ही देती है। और ये बोलती है कि मैंने जावी युवान को 14वें नंबर पर इसलिए नहीं रखा कि वो स्ट्रांग नहीं है, मैंने इसलिए रखा क्योंकि लूज आयो वीक है, और युवान ने लूज आयो को हराया था। और ये भी ये लोग डिस्कस करते हैं कि अगर युवान हार गया तो टियानवान रीजन इनका नाम और खराब हो सकता है। इधर वू शेन रीजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वू याओ बैठी थी, और उसके सामने में एक बंदा बैठा था जो कि स्माइल कर रहा था, और इससे बोलता है कि ट्राई माउंटेन अलायंस ने टियानवान रीजन को एक चैलेंज लेटर भेजा है। इस बंदे का नाम था लांटिंग, और पावर के मामले में वो याओ के बाद इसी का नंबर था। हालांकि ये जो अपने पावर है इसको सप्रेस करके रखा था, यानी कि डिवाइन ड्वेलिंग रैंकिंग में इसका नाम ही नहीं था। अगर ये चाहे तो आराम से टॉप 10 में एंटर कर सकता है। वो याओ सुनती है और कहती है मेरे हिसाब से टियानवान रीजन जीतेगा। लांटिंग हैरान था कि वो जाओ युवान वो 14वें नंबर पर है, वहीं चेन जुआन डोंग वो टॉप 10 में है, 9वें नंबर पे। फिर भी वो याओ को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानती थी कि प्रिंस इवान कैसा बंदा है। जो बंदा 1 साल के अंदर में टियानवान रीजन का चिपोलियन मास्टर बन सकता है, वो कितना काबिल है, और ये पहले से जानती है। इस दौरान ये फिर से सोचती है कि जब मेरा उसका फाइट होगा देखते हैं कौन जीतता है, क्या वो अपने सेक्रेट ड्रैगन ब्लेसिंग्स वापस ले पाता है या मैं उसे डिवोर कर जाती हूँ। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और जिग जायो रीजन को दिखाया जाता है। यहाँ पर सू यू वे थी, इससे भी ये न्यूज़ मिल चुका था, और ये इस बैटल को देखने जाना चाहती थी, क्योंकि मन ही मन ऐसे युवान की याद आती है। पर जैसे ये बाहर निकल रही थी, पर इसे ख्याल आता है कि शायद अभी बहुत कम समय है 9 रीजन्स टूर्नामेंट में, तो प्रिंस इवान से वहाँ मुलाकात तो हो ही जाएगी। और अंदर से काफ़ी खुश थी, और ये काफ़ी खुश थी, मतलब अंदर से बोल सकते हैं कि खिलखिला के एकदम हंस रही थी।
इस दौरान वो जो 1 महीने का टाइम था वो भी निकल जाता है। अब ये जो टियानुवान रीजन था और ट्राई माउंटेन अलायंस, इनके बीच में एक जगह था जिसे कि क्रेवाइस कहते हैं, यानी एक माउंटेन रेंज। और यहीं पर होने वाला था ये वाला बैटल। बैटल को देखने यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये डिसाइड करने वाला था टियानुवान रीजन का फेथ। अगर चेन जुआनडोंग जीता तो इसकी टीम 9 रीजन्स टूर्नामेंट में जाएगी। अगर युवान जीता तो टियानुवान रीजन वाले तो जाएंगे ही। और ट्राई माउंटेन अलायंस वाले काफ़ी खुश थे, क्योंकि इनको श्योरिटी थी कि इस बैटल को चेन जुआनडोंग जीत जाएगा। और दूसरा रीज़न इनके कॉन्फिडेंस का ये था कि सुप्रीम सॉवरेन कांगीवान है नहीं, तो टियानुवान रीजन वाले ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। सुबह का समय हो चुका था और ट्राई माउंटेन अलायंस के जो तीनों लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनमें 2 ओल्ड मैन थे और एक वोमैन थी। ट्राई माउंटेन अलायंस में जो 3 माउंटेन्स थे उनमें से पहले का नाम था ओरिजिन माउंटेन, दूसरा मून पैलेस माउंटेन और तीसरा मिस्टिक टर्टल माउंटेन। तो तीनों वहाँ के सेक्ट मास्टर्स थे। अब इन तीनों एल्डर्स के पीछे में एक बंदा खड़ा था ब्लैक रोब में, यही था चेन जुआनडोंग। और सच में इसकी ऑरा काफ़ी मैजेस्टिक थी। इस दौरान स्पेस में सामने की तरफ रिपल्स होते हैं और जो 5 ग्रैंड एल्डर्स थे टियानुवान रीजन के, ये भी यहाँ पर आ चुके थे। और इस दौरान ये जो सामने वाले 3 एल्डर्स थे वो भी बोलते हैं कि अगर सुप्रीम सॉवरेन कांगीवान होते तो हम खुद उनसे माफ़ी मांग लेते। चीजिंग इनकी तरफ देखती है कि बेटा बस समय का वेट करो। और ये जानती थी कि ट्राई माउंटेन अलायंस को कोई तो कोई सपोर्ट करता है, और कौन है ये भी जानती थी। एक सुप्रीम सॉवरेन लेवल का बंदा इन्हें सपोर्ट करता था, नहीं तो ये उतना उछल कहाँ पाते। इधर चेन जुआनडोंग अपने तीनों एल्डर्स को ग्रीट करता है और फाइनली बैटल एरिना में ये एंटर कर जाता है। इधर जाओ युवान ये भी इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। लोग यहाँ पर चर्चा यही कर रहे थे कि युवान इसके तो अभी भी 7 डिवाइन ड्वेलिंग से कनेक्टेड है और ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, यानी जब से ये लूज आयो से 2 महीने फाइट किया था पहले, अभी भी इसकी ऑरा सेम ही है। और उस समय युवान को अपना पूरा देना पड़ा था लूज आयो को हराने के लिए। जोई अब यहाँ पर आई हुई थी और कहती है यार क्या मतलब है, हम तो बैटल शुरू होने से पहले ही हार गए। युवान के पावर में कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे ज़्यादा। इस दौरान कीश हुई इसको लुक देती है कि शांति से बैठो। और लोग यही चर्चे कर रहे थे कि अगर उसने अपने दोनों रून्स जो फाइनल वाले कंप्लीट भी कर लिए होंगे तो उसका जेनेसिस की स्टार 7 मिलियन या 8 मिलियन से बढ़ेगा, यानी कि 30 मिलियन के आसपास पहुंचेगा। वहीं जुआनडोंग की जो ऑरा है बेस लेवल की वो 30 मिलियन है। अगर वो भी कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ किया तो शायद वो 35 मिलियन या 40 मिलियन तक पहुंच सकता है। इधर कीश भी अपने मन में सोचती है युवान बस अपना बेस्ट देना। और इस समय जो लेडी चीजिंग थी, हर एक जो जिला था यानी जिसे हम प्रीफेक्चर कहते हैं टियानुवान रीजन के, वहाँ पर बड़े बड़े स्क्रीन्स लगवा दिए थे, यानी कि सभी लोग फिलहाल इस बैटल पे फोकस थे। अगर युवान हारा तो सभी लोगों के सामने इसकी बदनामी थी, टियानुवान रीजन की भी। और जीता तो ये फेमस तो होने ही वाला था। और जुआनकुन भी हैरान थे कि लेडी चीजिंग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और लेडी चीजिंग को इसलिए भरोसा था कि अपने पे भरोसा करे या ना करे, अगर इनके मास्टर ने किसी को अपना डिसाइपल बनाया है तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात होगी। अब यहाँ पर जाओ युवान और चेन जुआनडोंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और जुआनडोंग कहता है यार मैंने जितना सोचा था तुमने मुझे काफ़ी निराश किया। उम्मीद है कि बैटल में थोड़ा बहुत तुम मेरे साथ खेल पाओगे। युवान भी हंसता है कि जब तक फाइट नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। अब चेन जुआनडोंग अपने डिवाइन ड्वेलिंग को रिलीज करता है। इसको इसके तीनों डिवाइन ड्वेलिंग्स में जो 9 लेयर्स थे ये चमकने लगे थे और इसके जेनेसिस की स्टार्स 30 मिलियन को पार कर जाते हैं। और ये युवान से हंस के कहता है कि मेरे फाउंडेशन को देख के तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खेल पाओगे। अब जो टियानुवान रीजन के लोग थे अब ये तो सामने इस चीज़ को देख रहे थे तो और ज़्यादा निराश हो जाते। और जुआनडोंग कहता है कि चीफ पॉइलर मास्टर जाओ युवान, आपको ये जो 9 रीजन्स टूर्नामेंट में जाने का मौका मिल रहा है वो आप मुझे दे दो, क्योंकि आप उतने काबिल नहीं हो। युवान को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ये अपने जेनेसिस की स्टार्स को रिलीज करता है जो कि फिलहाल 23 मिलियन तक पहुंच चुके थे। जब इसने लूज आयो से फाइट किया था तो 21 मिलियन थे, और इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान ये 2 मिलियन और ऊपर चले जाते हैं। जुआनडोंग देख के स्माइल करता है और तुरंत ही एक सीलिंग टेक्निक से युवान पे अटैक करने लगता है। युवान भी इसे काउंटर करने के लिए अपने स्वॉर्ड और ऑरा को यूज करता है। पर जैसे दोनों के अटैक्स टकराते हैं युवान की जो ऑरा थी वो डिम पड़ने लगती है। अब इसे और सपोर्ट करने के लिए युवान ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट को भी रिलीज कर देता है। और फाइनली जुआनडोंग के अटैक को ये काउंटर तो कर देता है, पर ये समझ गया था कि 7 मिलियन का जो गैप है सच में काफ़ी बड़ा है। इस दौरान युवान स्पिरिट लाल्टेन आर्ट को यूज़ करता है, पर चेन जुआनडोंग इस टेक्निक के बारे में अब जान चुका था। इन्फॉर्मेशन तो इसके पास भी आए थे, तो स्पिरिट फायर को काउंटर करने के लिए ये कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करता है, एक ब्लैक वाटर टेक्निक। स्पिरिट फायर और ब्लैक वाटर दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं काउंटर अटैक के दौरान। जुआनडोंग इस दौरान अपने स्पीयर को लेता है और युवान की तरफ फियरलेसली एकदम अटैक करने के लिए बढ़ जाता है।
युवान फिर से स्वॉर्ड ऑर्ब को यूज करता है, पर स्वॉर्ड ऑर्ब शायद इसे काउंटर नहीं कर पा रही थी। ये युवान ब्रश को भी बाहर निकाल लेता है, पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि युवान कुछ कदम पीछे हटने पे मजबूर था। युवान अपना एक तरह से बेस्ट दे रहा था लोगों के हिसाब से, पर चेन जुआनडोंग इससे सच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। जुआनडोंग भी इस दौरान युवान से कहता है कि मैंने आपके चारों स्पिरिट रून्स के बारे में सुना है, अगर आप उसे निकालोगे नहीं तो शायद आप बैटल में मजा नहीं कर पाओगे। युवान भी इस दौरान अपने मुक्के को ऐसा सहला रहा था, ये भी जानता था कि सामने वाला बंदा सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और युवान एक्टिवेशन करना शुरू करता है। विंड स्पिरिट रून, देन फायर स्पिरिट रून, देन माउंटेन। और जैसे चौथा स्पिरिट रून एक्टिवेट होता है, यहाँ पर जो भी लोग थे वो काफी हैरान थे, क्योंकि एक साल से कम समय में युवान ने वो कर दिखाया था जो कि बहुत लोग सोचते हैं। इसने चारों स्पिरिट रून्स को कंप्लीटली रिफाइन कर लिया था। चेन जुआनडोंग जो कि एकदम शांत था अभी तक, अब ये देखता है कि युवान की ऑरा जो थी काफ़ी तेजी से ऊपर बढ़ती है, और ये मन में बोलता है इंटरेस्टिंग। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। और भाइयों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि इसका रीच बढ़े।